किसान भाइयों, स्वागत है आपका लाइव फोन इन कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, सर्वप्रथम सावन के पहले सोमवार की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। किसान भाइयों, अभी जो मौसम चल रहा है इस पर मुझे एक लोकोक्ति याद आ रही है, जो कि है शुक्रवार की बादरी रही शनिचर छाए, इतवार का भूसरा बिन बरसे न जाए। जी हाँ, घाघ भदड़ी जी की ये जो लोकोक्ति है, जो कहावत है, ये बहुत ही सटीक बैठ रही है हमारे आज के परिवेश में, क्योंकि हम सभी को पता है कि पूरे मध्य प्रदेश में शुक्रवार से बादल छाए हुए हैं, घनघोर बारिश हो रही है। ऐसे मौसम में अगर हमारे खेतों में कीट, इल्लियों का, खरपतवारों का प्रकोप हो जाए तो हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? जी हाँ, उसका उपाय है हमारे पास। आज के अंक में हम बताएंगे कि खरीफ फसलों में खरपतवार और कीट नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए। लेकिन उससे पहले आज के अंक को लेकर अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा है तो जल्दी से हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए, जो कि है 0755266049। साथ ही साथ हमारा टोल फ्री नंबर 1800233040। किसान भाइयों, आपके प्रश्नों का हमें इंतजार रहेगा, लेकिन उससे पहले चलिए आइए मिल लेते हैं आज के हमारे विषय विशेषज्ञ से, जो कि हैं रविंद्र मोदी जी। ये उप संचालक कृषि हैं संचालनालय भोपाल से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि बारिश का मौसम है, खरपतवार कीट नियंत्रण का प्रकोप तो किसान भाइयों को देखने को मिलेगा ही, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल स्थिति है, 1 महीने की सोयाबीन की जो उनकी फसल है वो तैयार हो चुकी है। ऐसे में कुछ विशेष सावधानियां क्या बरतनी चाहिए? मैडम, जैसा आपने अभी शुरू में बोला है कि घाघ भदड़ी जी की आपने लोकोक्ति सुनाई है। हमारे किसान भाई देख रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में पिछले शुक्रवार से लगातार बारिश हो रही है। कहीं हल्की बारिश हो रही है, कहीं तेज बारिश हो रही है। इस समय पे जो सबसे ज़्यादा आवश्यक ज़रूरत है वो ये है कि हमारे खेतों में जल निकास की पर्याप्त व्यवस्था करें किसान भाई। भले ही उनने सोयाबीन लगाया है, धान लगाई है, धान अगर लगाई है तो धान में हमें पानी भरने की ज़रूरत रहती है, लेकिन आवश्यकता से अधिक पानी भी अगर वहाँ पे रुकता है तो नुकसान हो सकता है धान की फसल को भी। और सोयाबीन में तो बिल्कुल पानी खड़ा होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अगर हम उचित जल निकास करेंगे तभी हमारी फसलें जो है सुरक्षित रहेंगी और अच्छी पैदावार हमें देंगी। और जहाँ तक खरपतवार और कीट व्याधि की समस्या है वो छुटपुट देखने में मिल रही है। किसान भाई उससे अवेयर हैं। जो हमारे किसान भाई लगातार खेतों का भ्रमण करते रहते हैं उनको जानकारी में है कि हमारी फसलों में अभी इस समय पे किस तरह के बदलाव हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा आवश्यकता है इस समय जल निकास की। जी, जल निकासी की जो किसान भाई हैं वो अगर संपूर्ण व्यवस्था कर लेंगे तो निश्चित तौर पर जो फसलों में जो जड़ गलन की समस्या है और दूसरी भी जो परेशानियां हैं उनसे निजात पा पाएंगे। क्या किसान भाई अभी जो धान का रोपा है वो लगा सकते हैं? हाँ, देखिए क्या है, हमारा जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र में अधिकतर रेनफेड धान हमारे किसान भाई लगाते हैं और वहाँ पे अभी रोपा लगाया जा रहा है। मतलब वहाँ पे ट्रांसप्लांटिंग धान की चल रही है और बिल्कुल अभी समय है, किसान भाई कर सकते हैं। जिन लोगों ने पहले इरिगेटेड धान लगाई है या पानी देके जो रोपा लगा दिया है, उनकी फसल धान की करीब 1 महीने की होने को आ गई है। उनको उसमें खरपतवार नियंत्रण की आवश्यकता होगी और जो उर्वरक है, उर्वरक का जो दूसरा डोज है, जो ब्रॉडकास्टिंग वाला पहला कहलाता है, उसकी आवश्यकता होगी। तो हमारे किसान भाई आवश्यकता अनुसार देखें उनकी फसल कितने जो है उम्र की हो गई है, उस हिसाब से वो जो है उर्वरक का उपयोग करना सुनिश्चित करें। या खरपतवार अगर वहाँ पे बढ़ रहे हैं, ऐसे समय में खरपतवार का नियंत्रण आवश्यक होता है। खरपतवार के मामले में मैं किसान भाइयों को हमेशा ये सलाह दूंगा कि किसान भाई आप कोशिश करें किसान कि भाई स्टोरी देख भी रहे हैं हमारी जो स्क्रीन पर चल रही है किसान भाई। बिल्कुल जी। रोपा हमारा लगाया जा रहा है, वो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। किसान भाई रोपा लगाएं जिनका रोपा तैयार हो चुका है और जिनके यहाँ खरपतवार की स्थिति है वो वहाँ पर इंटरकल्चर ऑपरेशन करें। कोशिश करें कि हाथ से निंदाई गुड़ाई करके ही अगर नियंत्रण करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सबसे अच्छा तरीका जो है हाथ से खरपतवार के शोधन का होता है। उससे क्या होता है कि ज़मीन खुल जाती है और ज़मीन को मतलब मिट्टी को सांस लेने में, पौधों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। इसलिए हम कोशिश करें कि यांत्रिक विधियां ही खरपतवार नियंत्रण की अपनाएं। कुल्फा डोरा वगैरह चला के किसान भाई उसका नियंत्रण करें तो बेहतर होगा। जी, किसान भाई जो कि थोड़ा सा उन्हें लेट हो गया है, जो कि पछेती खेती करना चाहते हैं, तो उसमें क्या वो रोपा कर सकते हैं? पछेती खेती के लिए आप क्या सलाह देंगे? देखिए, अगर धान का रोपा उनके पास तैयार है तो वो धान लगा सकते हैं, लेकिन पानी की व्यवस्था उनको देखना होगी धान के लिए। जो सोयाबीन का क्षेत्र है, जहाँ पर वो सोयाबीन की पहले बरसात में जो है
नहीं कर पाए हैं, बोनी नहीं कर पाए हैं सोयाबीन की, या अन्य फसलें जो धान को छोड़ कर लगाते हैं वो नहीं लगा पाए हैं, तो ऐसे किसान भाइयों को मेरी सलाह रहेगी कि अब सोयाबीन का समय निकल चुका है। वो उड़द लगाएं, मूंग लगाएं, या संभव है तो तिल लगाएं। ऐसी जो शॉर्ट ड्यूरेशन की फसलें हैं हमारे किसान भाई उनको लगाएंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि आगे फिर हमें जाके नहीं तो रबी हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए किसान भाइयों को सलाह यही रहेगी, जिनका खेत खाली रह गया है, जिनके पास में रोपा नहीं है, धान की उनकी प्लानिंग नहीं है, वो लोग उड़द, मूंग या तिल लगाएंगे। अच्छा जी। सर कोई जो हमारे किसान भाई बहुत सारे हैं जी, हमारे पास एक कॉलर जुड़ चुके हैं, मयंक पटेल जी दमोह से। नमस्कार मयंक जी, स्वागत है आपका। पूछिए आप अपना प्रश्न। मयंक पटेल नहीं, मयंक पटेल है। जी मयंक पटेल दमोह से। जी, पूछिए, प्रश्न पूछिए। नमस्कार मैडम, हमारा महोदय जी से क्वेश्चन ये है कि जैसे कि अभी अभी बारिश हुई है यहाँ दमोह जिले में, तो वहाँ जो फसलें हमने बो चुकी हैं सोयाबीन की, उन फसलों में फूल आ रहे हैं, तो इस अवस्था में कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं हम कि नहीं कर सकते? देखिए क्या है, महेंद्र पटेल बोल रहा हूँ, आपने मेरा हाँ नाम महेंद्र गलत पटेल जी, लिया है। हम आपकी महेंद्र बात पटेल सुन लिए हैं। बात महेंद्र पटेल जी, आप अब थोड़ा सा सुने। अभी लगातार बारिश का मौसम है, ऐसे में आप किसी भी तरह का स्प्रेइंग अगर नहीं करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि जब हम कोई भी कीटनाशक का स्प्रे करते हैं उसके बाद में कम से कम 5 से 6 घंटे तक बारिश नहीं होना चाहिए। अगर आप जो है स्प्रेइंग करेंगे, पीछे से बारिश आ जाएगी तो आपका पूरा पानी जो है, आपका कीटनाशक पूरा पानी से धुल जाएगा। तो एक तो ये है कि आप बारिश के समय में बिल्कुल प्रयास करें कि आप स्प्रेइंग ना करें। दूसरा, अगर फ्लॉवरिंग अच्छी खासी आ रही है तो फ्लॉवरिंग के टाइम पे भी थोड़ा सा कीटनाशक को अवॉइड करना चाहिए, हमें स्प्रेइंग नहीं करना चाहिए। जी, हमें तो आशा है पानी कि रुकने का थोड़ा इंतजार करिए, उसके बाद ही आप जो है उसमें कोई स्प्रेइंग करेंगे। जी, जब तक पानी गिरेगा तब तक उन्हें स्प्रे नहीं कोई करना उसका है। औचित्य नहीं होगा ना, हमारी पूरी दवा धुल जाएगी, पत्तियों पे से नीचे गिर जाएगी, और जिसके जो हमारा उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं होगा, पैसा बेकार चला जाएगा किसान भाई का। सर हमारे बहुत से किसान भाई हैं जिन्होंने की जुलाई के पहले या दूसरे सप्ताह में ही जो धान की है वो रोपाई कर दी है, तो उन्हें क्या कुछ विशेष सावधानियां बरतनी पड़ेंगी? हाँ, जो जुलाई के प्रथम सप्ताह में या दूसरे सप्ताह में धान लगा दी गई है, अब वो धान जो है लगभग 20 दिन से ऊपर हो गई है, तो वहाँ पे यूरिया का पहला ब्रॉडकास्ट की आवश्यकता होगी। उन लोगों को करना चाहिए। दूसरा जो है, वहाँ पर खरपतवार भी हो सकती हैं, तो खरपतवार नियंत्रण के लिए मैंने जो आपको बताया, पहले यांत्रिक विधियों का आप उपयोग करेंगे। अगर यांत्रिक विधियों से आपका खरपतवार का नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, या कई जगह स्थितियां ऐसी रहती हैं कि हम नहीं संभव हो पाता है, हम नहीं कर पाते हैं, तो आप जो है केमिकल भी उपयोग कर सकते हैं। मेटसल्फुरान मिथाइल, जो दवाइयां दिखाई दे रही हैं दवाइयाँ, आप जो है मेटसल्फुरान मिथाइल और क्लोरोम्यूरान इथाइल, इसका 200 ग्राम जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप स्प्रेइंग करेंगे तो आपको उसका अच्छा कंट्रोल मिलेगा। ये मिक्स हैं, दोनों जो है मिक्स रूप में भी बाजार में मिलता है। इससे आपके चौड़ी पत्ती वाले और सकड़ी पत्ती वाले दोनों ही नींदा जो है इससे खत्म होंगे। तो किसान भाइयों को सलाह ये है कि पहले यांत्रिक का उपयोग करें, नहीं हो पा रहा है तो फिर केमिकल का उपयोग करें उसके बाद। हाँ जी, नंद स्वरूप मिश्रा जी बालाघाट से। जी, पूछिए आप अपना प्रश्न। हाँ, नमस्कार मैडम। नमस्कार। बाराबंकी से मैं जानना ये चाहता हूँ कि गेहूं के लिए धान के खेत में जो है जैसे दीमक है, ये मिट्टी के सतह में भी रहता है, मिट्टी के ऊपर भी रहता है, हमारी धान की फसल को नुकसान पहुंच सकता है। इन सभी चीजों में कीट होता है, या धान का तनाव कीट होता है, या धान का टिप्पा कीट होता है, इसको रोकथाम करने के लिए हमें कौन सी तैयारी करनी चाहिए? जी, देखिए, पहले तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि धान के बाद में गेहूं लेना थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो फसल चक्र है वो पूरा नहीं होता है। आप लगातार धान्य फसलें अगर लेते रहेंगे, उसमें दलहनी फसलों का उपयोग नहीं करेंगे, तो नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा जो है ह्रास होगा, और नाइट्रोजन आपकी मिट्टी में बहुत ज़्यादा कम होता चला जाएगा। तो जो वैज्ञानिक सलाह होती है वो दलहनी फसलों के बाद में आपको धान्य फसलें लेना चाहिए, या धान्य फसलों के बाद में दलहनी फसलें लेना चाहिए। अब जो आपकी समस्या है दीमक की, उसमें अगर खेत में आपके दीमक होता है तो फिर आप जब आप धान काट लेते हैं तो धान काटने के बाद में आप उसमें क्लोरपायरीफास जो दवा होती है उसका आप ड्रेंचिंग करिए। ड्रेंचिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपका जो पंप है, स्प्रे पंप है, नैपसेप स्प्रेयर, उसके आप नोजल को निकाल दीजिए, और नोजल निकाल के उसकी जो धार गिरती है उस धार को आप लाइन में जो है खेत में
उसको जाने दीजिए। मतलब खेत तैयार करने के बाद में आप ऐसा ड्रेंचिंग अगर कर देंगे, उसके बाद में आप गेहूं की सोइंग करेंगे तो आपको जो है दीमक की समस्या से छुटकारा मिलेगा। जी सर, देखने को मिल रहा है कि किसान भाइयों के खेतों में जो सोयाबीन है उसमें खरपतवार या जो कचरे की समस्या है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, तो किसान भाइयों को उससे कैसे निपटना चाहिए? सोयाबीन में देखिए, जब पानी खुलता है आपका, जैसे ही पानी खुल जाए तो आपको बतर आ जाता है, मतलब खेत में, जो हम अपनी स्थानीय भाषा में बतर कहते हैं। तो जब आपके खेत में बतर आ जाता है तो आप कुल्फा डोरा वगैरह चलाइए। उससे क्या है, मिट्टी भी आपकी खुलेगी, मिट्टी खुलने से आपके पौधे की बढ़वार अच्छी होगी क्योंकि श्वसन क्रिया तेज होगी। अगर आपको उससे संभव नहीं हो पा रहा है या लेबर की समस्या है या कोई और दीगर समस्या है तो आप जो है केमिकल खरपतवार नाशक सोयाबीन में उपयोग कर सकते हैं। इमेजा थापर और इमेजा मार्क्स, ये दोनों दवा का कॉम्बिनेशन बाजार में आता है। आप 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसको उपयोग कर सकते हैं अपने खेत में। उससे आपको जो है निदा का अच्छा नियंत्रण मिलेगा। और इसके लिए आप अपने नज़दीकी जो कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग के अधिकारी हैं उन लोगों से भी बात कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको और दूसरे कॉम्बिनेशन भी दिखाई दे रहे हैं, आप उन कॉम्बिनेशन को भी उपयोग कर सकते हैं। प्रोपाक्विजाफास और इमेजा थापर, इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन बाजार में आता है, ये भी आप उपयोग कर सकते हैं। सोडियम एसीफ्लोरफेन और क्लोडिनाफाप, ये भी आप जो है उपयोग कर सकते हैं। इस तरह के कई सारे कॉम्बिनेशन मार्केट में उपलब्ध हैं। आप सतत रूप से कृषि विभाग के अधिकारियों के और कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों के संपर्क में रहेंगे तो आपको समय समय पर अच्छी सलाह वहाँ से मिलती रहेगी। आप अपनी फसल का पर्याप्त जो है उपचार कर पाएंगे और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर पाएंगे। जी सर, क्या सोयाबीन के अंदर इंटर कल्चर ऑपरेशन है, उसकी भी जरूरत पड़ सकती है? बिल्कुल, सोयाबीन नहीं मैडम, जो भी हम क्रॉप लगा रहे हैं, अच्छा जी। आपको हर क्रॉप में इंटर कल्चर ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। और इस समय पे धान में भी इंटर कल्चर ऑपरेशन की जरूरत है और सोयाबीन में भी जरूरत है। हाँ, लगातार पानी गिर रहा है, इससे क्या है, खेतों में कीचड़ हो गई है क्योंकि हमारा जो मध्य प्रदेश का बहुत सारा सोयाबीन का क्षेत्र ब्लैक कॉटन सॉइल है। ऐसे में इंटर कल्चर ऑपरेशन करना थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन जैसे ही पानी खुलता है तो पानी खुलेगा तो इस समय पे क्या है कि सीजन ऐसा रहता है कि अगर पानी खुल गया 2 दिन भी तो 2 दिन में खेत के ऊपर एक चिकनी बहुत परत बन जाती है। और चिकनी जो परत बन जाती है उसमें से फिर जो है खेतों मतलब पौधों की जड़ों को सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो मतलब वायु नहीं ले पाते हैं। तो जो रंध्र बन गए हैं उनको तोड़ना जरूरी होता है। ऊपर की पपड़ी तोड़ने के लिए आप कुल्फा चला दीजिए 2 कतारों के बीच में। कुल्फा चलाने से आपको क्या होगा कि मिट्टी खुल जाएगी और खरपतवार भी थोड़ा बहुत हो गया है तो वो खत्म हो जाएगा और पौधे अच्छी तरह से सांस ले पाएंगे। जी सर, जो पश्चिमी इलाका है वहाँ पर जो किसान भाई हैं वो कपास लगाते हैं, तो उन्हें कुछ विशेष सावधानियां रखनी चाहिए जिससे कि कपास में इल्ली ना लगे और उनकी पैदावार भरपूर प्राप्त हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पे जैसे हमारा निमाड़ वाला इलाका है और मालवा वाला इलाका है, बहुधा हमारे किसान जो है कपास लगाते हैं वहाँ पे। और कपास में इस समय पे बॉलवर्म का आक्रमण अवश्यंभावी है और आ ही गया होगा। बॉलवर्म, हमारे किसान भाई खेतों में घूमेंगे तो उनको 2-3 तरह के बॉलवर्म वहाँ पे दिखाई देंगे। तंबाकू की इल्ली भी का आक्रमण उसमें हो सकता है। अगर तंबाकू की इल्ली आई है तो उसके लिए मैं किसान भाइयों को कहूँगा कि वो फेरोमोन ट्रैप अपने खेतों में लगाएं। और फेरोमोन ट्रैप से तंबाकू की इल्ली का बहुत अच्छा कंट्रोल मिलता है। और बॉलवर्म अगर हमारे खेतों में आ गए हैं तो बॉलवर्म के लिए आपको जो है क्विनोलफास 1.5 लीटर उपयोग कर सकते हैं। और उसके अलावा ट्राइजोफास आप 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। इस तरह की दवाएं आप डालेंगे तो जो है बॉलवर्म का कंट्रोल मिलेगा। कपास के किसानों के लिए मेरा विशेष अनुरोध ये होगा कि आप जो 4th जनरेशन के मॉलिक्यूल हैं या जो ज़्यादा महंगे वाले इंसेक्टिसाइड हैं उनको अभी से उपयोग ना करें। अभी से आप क्लोरपायरिफास, क्विनोलफास जैसी जो दवाएं हैं उनका उपयोग करेंगे तो बेहतर होगा। जी किसान भाइयों, हमारी चर्चा जारी रहेगी लेकिन अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सही समय पर कोराजन का इस्तेमाल दे इल्लियों पे लंबे समय तक नियंत्रण, जिससे मिले स्वस्थ फसल, अधिकतम फूल और फलियां, जो दे एक समान मोटे मोटे दाने और भरपूर पैदावार। तो भाइयों, फूलों की अवस्था मांगे कोराजन की सुरक्षा। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे।
अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के दिन हम चर्चा कर रहे हैं कि खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण साथ ही साथ कीट नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए। इस विषय को लेकर जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ रविंद्र मोदी जी। सर, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि जो सोयाबीन है उसमें इल्लियों का प्रकोप तो सबसे पहले देखने को ही मिलता है, तो किसान भाई उनसे कैसे निजात पाए? जी देखिए, सोयाबीन में दोनों तरह के कीटों का आक्रमण का इस समय पे जो है समय है। सोयाबीन में जो है वाइट फ्लाई भी हो सकती है और इल्लियाँ भी हो सकती हैं। इल्लियों में दोनों प्रकार के सेमीलूपर, तीनों प्रकार के सेमीलूपर भी हो सकते हैं। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये जो है जो गर्डल बीटल का डैमेज दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, जो हमारे किसान भाई दिख रहे हैं। तो मेरी किसान भाइयों को सलाह ये होगी कि अगर मान लीजिए आपके फसल में रस चूसक कीड़े लगे हैं तो आप इमिडाक्लोरपिड नाम की जो दवा है उसको आप उपयोग कर सकते हैं। इमिडाक्लोरपिड 1 लीटर जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप उपयोग करें। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। थायोमेथाक्जोन 25 WP दवा जो है 400 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप रस चूसक कीड़ों के लिए आप ये डाल सकते हैं। अब बात आती है इल्लियों की। अगर मान लीजिए हमारे खेत में इल्लियाँ लग रही हैं तो इल्लियों के लिए मैं किसान भाइयों को कहूँगा कि आप जो है कुनोल्फास नाम की जो दवा है वो 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप कुनोल्फास डाल सकते हैं। ट्राइजोफास दवा भी डाल सकते हैं 1 लीटर के हिसाब से, या इंडोक्साकार्ब जो है आप अपने खेतों में डाल सकते हैं। इससे आपको इल्लियों से निजात मिलेगा। तो किसान भाइयों से मेरी यही सलाह है कि आप इस तरह का जो है इंसेक्टिसाइड उपयोग करें। बेहतर होगा कि आप जैविक उपयोग करें। बेसिलस थ्रोंजेंसिस या HNPV वायरस जो है ये आजकल इनके भी वो आ रहे हैं, वो मतलब लिक्विड आ रहे हैं। तो इनको आप 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप उपयोग करेंगे तो बीटी के लिए बहुत अच्छा होगा। हाँ जी। किसान भाई स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको इंसेक्टिसाइड का डोज दिखाई दे रहा है। डॉक्टर साहब, जो किसान भाई हैं उनकी फसलों में नुकसान हो जाता है तो किस प्रकार से फसल बीमा करवा सकते हैं? देखिए, फसल बीमा, ये आपने बहुत बढ़िया बात पूछी है। मैं इसको मिस कर रहा था, भूल गया था। फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। तो इसलिए किसान भाइयों को अभी तत्काल, मतलब कल ही जाके आपको बैंक में फसल बीमा करा लेना चाहिए अपने फसलों का। पिछले वर्षों में हमने देखा है किसान भाइयों, फसल बीमा एक ऐसी योजना है भारत सरकार की जो विपरीत समय में हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत सहायता करती है और अरबों रुपए में जो है ना इसमें किसानों के लिए दावा राशि वितरित हुई है। तो मैं किसान भाइयों से यही अनुरोध करूंगा कि 31 तारीख लास्ट डेट का आप इंतजार ना करें। आप तुरंत जो है अपनी फसलों का बीमा कराएं। जो भी अधिसूचित फसलें आपके हलके में हैं उनका बीमा आप तुरंत करा लीजिए। अच्छा जी।
जी डॉक्टर साहब, जो किसान भाई अगर जानना चाहें कि उन्हें पता नहीं कि फेरोमोन ट्रैप किस प्रकार से लगाया जाए, क्योंकि आपने तो ये बताया कि फेरोमोन ट्रैप लगाने से बहुत ज्यादा फायदा होता है, जो इल्लियां हैं वो उसके ऊपर बैठेंगी और वो नष्ट हो जाएंगी, तो वो अगर आप बता देखिए, फेरोमोन ट्रैप जो है वो हमें 1 हेक्टेयर में 12 फेरोमोन ट्रैप लगाना चाहिए। फेरोमोन ट्रैप में एक नलकी के आकार का वो होता है, यंत्र होता है, उसमें नीचे एक पॉलीथिन लगी रहती है। स्क्रीन पे हमें दिखाई दे रहा है फेरोमोन ट्रैप। इस तरह की एक संरचना होती है जिसके अंदर एक ल्योर का कैप्सूल लगता है। हमारे किसान भाई पिछले कई वर्षों से इसको उपयोग करते रहे हैं। स्क्रीन पर हमारे किसान भाई देख भी पा रहे हैं। वो इल्ली विशेष के लिए आपको कैप्सूल मिलेगा, वो कैप्सूल लाके आप उसमें लगा देंगे तो क्या होता है कि उसमें एक विशेष प्रकार की गंध जो है आती है, जो मतलब कीड़ों के लिए आकर्षित करती है, पतंगों को आकर्षित करती है, और वो पतंगे उसमें भर जाते हैं और सुबह उस पॉलीथीन को आप निकाल के उन पतंगों को नष्ट कर दीजिए। इस तरह से बहुत अच्छा आपको कंट्रोल मिलेगा। जब ट्रैप की बात चली है तो मैं एक और आपसे चर्चा करना चाहूँगा। हमारे किसान भाई जो है चिपचिपे ट्रैप भी उपयोग कर सकते हैं। जो रस चूसने वाले कीड़े होते हैं, स्पेशली वाइट फ्लाई, एफिड, जैसिड, थ्रिप्स, इन कीड़ों के लिए जो है चिपचिपे चिपचिपे ट्रैप बहुत अच्छे होते हैं। उसको बनाने में किसान भाइयों को कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी एक टीन का टुकड़ा या उसका हार्डवुड का टुकड़ा ले लें, उसके ऊपर पीले रंग का ऑयल पेंट पोत दीजिए, क्योंकि पीले कलर की तरफ कीड़े आकर्षित होते हैं। और वो पोतने के बाद में उसके ऊपर से आप ग्रीस लगा दीजिए। ग्रीस लगा के उसको अपने खेतों में यहाँ वहाँ रख दीजिए, तो उससे क्या होगा कि जो रस चूसने वाले कीड़े हैं वो आके उसमें चिपक जाएंगे और चिपक के वो नष्ट हो जाएंगे। क्या किसान भाई खूंटी भी लगा सकते हैं? खूंटी से भी कुछ फायदा होगा? बिल्कुल। खूंटी मतलब इल्लियों के नियंत्रण के लिए खूंटी एक प्रूवन टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। किसान भाइयों को ऐसे टी आकार की खूंटियां अपने खेतों में लगानी चाहिए, और जगह जगह पे खूंटियां लगा देंगे तो उससे क्या होगा कि इन खूंटियों के ऊपर पक्षी आकर बैठते हैं और वो पक्षियां आपके खेतों की जो इल्लियां हैं उनको चुन चुन के खा जाते हैं। ये मतलब जो इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल की एक बहुत अच्छी टेक्निक है, और किसान भाइयों को खूंटियां लगाना चाहिए। जी, और जो एक जिसे कहना चाहिए कि प्रकाश प्रपंच है, वो भी किसान भाई लगाते हैं। आज मैडम आप बहुत किसानों के लिए जो है ना सारी जो नॉन केमिकल टेक्निक्स हैं, उन सारी टेक्निक्स के बारे में आप चर्चा करने आई हैं। जी, स्क्रीन तो पर दिख ही रहा है, हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। किसान भाइयों, इसका उपयोग बिल्कुल करना चाहिए, और इससे जो है ना बहुत अच्छा कंट्रोल मिलता है। हम लोगों ने देखा है गन्ने में तो इतना ज़बरदस्त इसका कंट्रोल है कि रात भर में पूरा प्रकाश प्रपंच भर जाता है। अरे वाह। हाँ, तो सोयाबीन में भी बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं। तो जो उड़ने रात में जो पतंगे उड़ते हैं, तो ये जो इसकी लाइट जलती है, इस लाइट की तरफ वो आकर्षित होते हैं और आकर्षित होकर इसमें टकरा के वो अंदर भर जाते हैं। तो प्रकाश प्रपंच हमें खेतों में लगाना चाहिए, और इससे सुबह जो है ना उसको खाली करके और केरोसिन के जो घोल है उसके अंदर इन कीड़ों को डाल के मार देना चाहिए, जिस पतंगों को डाल के मार देना चाहिए। उससे हमारे खेतों में अच्छी सुरक्षा प्राप्त होगी और केमिकल का पैसा भी बचेगा। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, अगर हमारे किसान भाई अभी भी ये जानना चाहें, क्योंकि किसान भाइयों को बहुत कुछ, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी अनभिज्ञता के कारण वो गलती कर जाते हैं, तो किसान भाइयों को अगर हम अभी समझाएं कि जो कि फसल चक्र है उसका क्या महत्व है और अभी भी उसके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, अभी आपने जो फसल लगाई हैं उसके बाद में आप फसल चक्र, पहले तो अपनी जो है खेतों का फसल चक्र निर्धारित कर लीजिए। धान्य फसलों के बाद में दलहनी फसलें या तिलहनी फसलें, गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद में उथली जड़ों वाली फसलें, इस तरह से आप जो है अपने फसल चक्र को तैयार करें। आपको अगर फसल चक्र तैयार करने में कोई समस्या आ रही है तो हमारे कृषि विभाग के जो मैदानी कर्मचारी हैं उनसे आप मिल सकते हैं। हमारे आत्मा के जो बीटीएम वगैरह हैं, बीटीएम, एटीएम, इन लोगों से आप चर्चा कर सकते हैं। स्पेशली एक्सटेंशन के लिए ही ये पूरे प्रदेश में पदस्थ हैं और प्रसार गतिविधियाँ ही इनके द्वारा संचालित की जाती हैं। वो अच्छे तरह से आपका फसल चक्र आपके खेतों का तैयार करा देंगे, और उस फसल चक्र को अगर आप अपनाएंगे तो आपकी मिट्टी में जो पोषक तत्वों का ह्रास है वो कम से कम हो जाएगा, और आपकी फसलें जो है वो हेल्दी हो पाएंगी। तो बेहतर होगा कि आप हमेशा, बेहतर नहीं, मेरा तो हमेशा ही ये रिकमेंडेशन है कि आप बिना फसल चक्र के तो फसलें लगाएं ही ना। आप फसल चक्र तैयार करें, उसके बाद ही फसलें जो है आप वहाँ पे लें। एक और चीज़ मैं आपको निवेदन करूंगा कि आप लोग अपनी मिट्टी का परीक्षण जो है हर 3 साल में कराते रहें। मतलब मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार आपको फ्री में जो है सॉइल हेल्थ कार्ड प्रदान करती है, फ्री में आपका मिट्टी का परीक्षण करती है। तो आप जो है अपने मिट्टी का नमूना हमारे जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी
हैं उनके लिए आप मिट्टी का नमूना उनको सुपुर्द करें। जिस तरह से मिट्टी का नमूना लिया जाता है, अगर आपको जानकारी है बेहतर है, नहीं है तो आप हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से इसकी जानकारी प्राप्त कर लें। अभी तो नमूना नहीं लिया जा सकेगा, अभी फसलें खड़ी हैं खेतों में, लेकिन जैसे ही आपकी फसल कटती है, आपका खेत खाली होता है, तो आप मिट्टी का नमूना लेके और मिट्टी का परीक्षण जरूर कराएं और अनुशंसित मात्रा में ही उर्वरक का उपयोग करें। जी डॉक्टर साहब, जो एक मेरे मन में जो प्रश्न आ रहा है कि जब खेतों में, जब हमारे खेतों के अंदर बीच में फसल लगी रहती है, बहुत तेज हवा का प्रभाव आता है, बहुत तेज पानी आता है, किसान भाइयों को कुछ विशेष जानकारी ना हो कि उनकी मेढ़ों पर वो क्या लगाएं, किस प्रकार से वो जो घना कोहरा होगा उससे बचाव कर सकते हैं, हवा से बचाव कर सकते हैं, पानी के बहाव से बचाव कर सकते हैं, मिट्टी कैसे ना कटे, ये बताएं। देखिए, हमारी जो रिकमेंडेशन रहती है वो आपको मेड़ों पे जो है अरहर टाइप की फसलें जो ज़्यादा हार्डियस होती हैं, इस तरह की फसलें आपको अरहर वगैरह मेड़ों पे लगाना चाहिए। और फसलों को गिरने से बचाने के लिए, मतलब लॉजिंग से बचाने के लिए आपको फसलों में पोटास वाला उर्वरक जरूर उपयोग करना चाहिए। जो हमारे यहाँ पे हैबिट है, मध्य प्रदेश का जो ट्रेंड हम देखते हैं, मध्य प्रदेश में पोटास का उपयोग बहुत कम होता है, यूरिया का उपयोग ज़रूरत से ज़्यादा होता है। तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध ये रहेगा कि आप यूरिया के उपयोग को कम करें और पोटास और फास्फोरस के उपयोग को बढ़ाएंगे तो बेहतर होगा। पोटास जो है हमारे पौधों में शक्ति प्रदान करता है, जिससे कि हवा से या पानी से या ओले से जो हमारी फसलें गिरती हैं, खरीफ में तो ओले की प्रॉब्लम नहीं होती है, खरीफ में हवा की भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ये प्रॉब्लम जनरली जो है रबी फसलों में मार्च के महीने में आती है, या ओला की या उसकी हवा की। तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप मतलब पोटास का उपयोग अगर करेंगे अनुशंसित मात्रा में तो आपकी फसलें मजबूत होंगी। और मेड़ों पे अगर आप तुअर जैसी फसलें लगाएंगे तो भी हवा से बहुत ज़्यादा आपको बचाव मिलेगा। जी, बहुत से किसान भाइयों के खेतों में मक्का लगी हुई है और कई बार ये समस्या देखने को मिलती है कि उनका जो फल आ रहा है वहाँ पर बीज ही, दाना ही नहीं बन पाता है, तो किसान भाई क्या करेंगे? देखिए, मक्का की फसल का जहाँ तक सवाल है, तो अगर आपके यहाँ पर प्रॉपर पॉलिनेशन नहीं हो रहा है तो दाना बनने में दिक्कत होगी। मेरी आपसे हमेशा ये रिकमेंडेशन रहेगी कि आप मक्का का जो बीज है उसको चुनने में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें। जो अच्छी कंपनियां हैं उनका ही बीज लें और उसको आप लगाएंगे तो ये समस्या नहीं होगी, क्योंकि मेल और फीमेल फ्लावर उसमें अलग अलग होते हैं मक्का में। तो अगर पॉलिनेशन प्रॉपर नहीं हुआ है तो दाना बनने में दिक्कत होती है। तो मेरे किसान भाई जो भी मक्का लगाते हैं, तो आजकल वैसे स्वीट कॉर्न का ट्रेंड अच्छा है, स्वीट कॉर्न जो है हरे में भी बिकता है और पैसा भी अच्छा मिलता है उसका। तो जहाँ पे स्वीट कॉर्न का मार्केट है वहाँ पर तो स्वीट कॉर्न लगाते हैं किसान, लेकिन जहाँ पर स्वीट कॉर्न का मार्केट नहीं है, किसान भाइयों आप वहाँ पे मार्केट को डेवलप करें और उससे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। उसके अलावा जो आप स्वीट कॉर्न नहीं लगा रहे हैं, अगर शंकर मक्का वगैरह लगा रहे हैं, तो वहाँ के लिए भी आप लोग जो है बीज जो है वो अच्छी कंपनियों का लेंगे तो ये समस्या आपको नहीं होगी। जी, नीला भृंग जो देखने को मिलता है किसान भाइयों के खेतों में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देता है, वो किस प्रकार से नियंत्रण पा सकते हैं? अभी नीला भृंग जो है वो सोयाबीन में आता है। मेरे ख्याल से अब नीला भृंग का जो समय है वो निकल चुका है। अच्छा, जी। सोयाबीन में जनरली वो 20 से 25 दिन और 30 दिन के आसपास शुरुआती दौर में नीला भृंग आता है और वो पत्तियों को उसमें छेद कर करके उसको छलनी बना देता है। और शुरुआत में ही अगर पत्तियां जो है डैमेज हो जाएंगी तो फिर क्या होता है कि हमारी फसल की बढ़वार रुक जाती है। अगर जिन लोगों ने लेट सोयाबीन लगाया है, मान लीजिए मतलब दूसरे सप्ताह में जुलाई में लगाया है, वहाँ पे दिक्कत हो सकती है नीले भृंग की। तो वो नीले भृंग अगर आपके यहाँ पे आ रहा है तो आप जो है इमिडाक्लोरपिड दवा डाल देंगे तो उससे वो कंट्रोल हो जाएगा। सर, आप आए हमारे स्टूडियो में और हमारे किसान भाइयों को इतनी रोचक जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, आज हमने जानी बहुत रोचक जानकारी। अगर आज के विषय को लेकर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा है तो जल्दी से हमारा एड्रेस जो है वो नोट कर लीजिए। वो की है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 18, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462103। अगले अंक तक के लिए नमस्कार।